Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty. Today the topic is the importance of being earnest. This is a drama by Oscar Wilde. Now you open your register and write down what I am telling you. Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पर, पेज के टॉप पर लिखेंगे. कोशिश करें आप अपनी बुक पर ही लिखें. बुक का कोई वैकेंट पेज हो उसके ऊपर लिखते जाएं. सबसे टॉप पर लिखेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. टॉप पर. इस ड्रामे का नाम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. अर्नेस्ट के स्पेलिंग है EARNEST. अर्नेस्ट. उसके नीचे छोटा सा लिखें साइड पर ऑस्कर वाइल्ड, ताकि पता चले ये ड्रामा किसने लिखा है. ऑस्कर वाइल्ड के स्पेलिंग हैं OSCARWILDE. ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड के आगे ब्रैकेट में लिखें डुबलिन, DUBLIN. डुबलिन. और साथ डेट भी मेंशन करें. ये राइटर की डेट है 1854 से 1900. 1854 से 54 से 1900. क्लियर? उसके बाद आप अपने रजिस्टर के दो हिस्से बना लें, दो कॉलम बना लें. पहले हिस्से पर लिखें आप, ऊपर टॉप पर लिखें वॉल्टन, WOOLTON. वॉल्टन. टॉप पर लिखेंगे वॉल्टन. और अपने पेज के दूसरे हाफ साइड पर लिखेंगे लंदन, LONDON. लंदन. लंदन के साथ आप लिख सकते हैं हाफ मून स्ट्रीट. लंदन के साथ लिखें हाफ मून स्ट्रीट. अब आपके पेज के दो हिस्से बन गए हैं. पहला हिस्सा, पहला हाफ, उसके ऊपर टॉप पर आपने लिखा है वॉल्टन और दूसरे हाफ के ऊपर लिखा है आपने लंदन हाफ मून स्ट्रीट. ओके. अब मैं आपको बताता हूं वॉल्टन जो एक देहात है उसके अंदर कितने करैक्टर रहते हैं. 4 करैक्टर. उन करैक्टर्स के नेम वॉल्टन के बिल्कुल नीचे लिख देंगे. 1 2 3 4. फर्स्ट नंबर पर है जैक वर्दिंग, JACK. जैक वर्दिंग, WORTHING. वर्दिंग. जैक वर्दिंग. 2 सिसिली, CECILY. सिसिली. कार्ड्यू, CARDEW. सिसिली कार्ड्यू. हैव यू डन? तीसरे नंबर पर लिखना है मिस प्रिज्म. मिस प्रिज्म, PRISM. मिस प्रिज्म. उसके बाद 4 नंबर पर लिखना है आपने डॉक्टर चेजुबल. चेजुबल, CHASUBLE. डॉक्टर चेजुबल. वॉल्टन के नीचे आपने 4 करैक्टर लिखे. इसका मतलब हुआ वॉल्टन जो एक पिंड है, देहात है, कंट्री साइड है, इसमें 4 करैक्टर रहते हैं इधर. ओके. मेजर 4 करैक्टर. लंदन फेमस वेल नोन दुनिया का शहर है लंदन. लंदन में भी 4 करैक्टर्स हैं प्रोमिनेंट. आइए लंदन के नीचे भी 4 करैक्टर लिखिए. फर्स्ट करैक्टर है एल्जर्नन, ALGERNON. एल्जर्नन. सेकंड करैक्टर है ग्वेंडोलिन. ग्वेंडोलिन. ग्वेंडोलिन का स्पेलिंग है GWEN. ग्वेंडोलिन, DOLEN. ग्वेंडोलिन, GWENDOLEN. ग्वेंडोलिन. इज इट क्लियर? फीमेल कैरेक्टर है ग्वेंडोलिन. तीसरे नंबर पर है लेडी ब्रैकनेल. लेडी ब्रैकनेल,
BRACKNELL, लेडी ब्रैकनेल। और फोर्थ नंबर पर है लेन, LANE, लेन। आर यू राइटिंग? ओके, इज इट क्लियर मैन? ओके, दैट्स राइट। बस ये पेज कंप्लीट हो गया आपका। अब आप नेक्स्ट पेज पर या नीचे लाइन डालकर नीचे 4 पॉइंट लिखेंगे कि इस ड्रामा में हम क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, इस ड्रामा को पढ़ने का हमारा क्या मकसद होना चाहिए, वो कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी बार बार देती है। ओके, वो 4 पॉइंट मैंने बना दिए, आप उन 4 पॉइंट्स को अलग से लिख देंगे, उसी पेज के नीचे अलग से लिख दें या नेक्स्ट पेज पर लिख लें। ये बात फॉलो कर ली? बताऊं अब पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 ऊपर लिख दें, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व, लिख लें, वैसे लिख लें, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, जो पॉइंट ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसमें क्या ढूंढना है, क्या तलाश करना है, किन बातों पर फोकस करना है। फर्स्ट, कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स नॉट ऑफ एक्शन। कॉमेडी, COMEDY, कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स, DIALOGUES, डायलॉग्स, कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स नॉट ऑफ एक्शन, यानी कि ये डायलॉग्स की कॉमेडी है, ना कि ये एक्शन की कॉमेडी है। 2, पैराडॉक्सेस, ये आपके लिए एक नया लफ्ज है, पैराडॉक्सेस, आसान है, PARADOXES, पैराडॉक्सेस। एंड एपिग्राम्स, एपिग्राम्स के स्पेलिंग है EPIGRAMS, एपिग्राम्स। इसी के नीचे या इसी के साथ ब्रैकेट में लिख लें, पैराडॉक्सेस एंड एपिग्राम्स के आगे ब्रैकेट डाल के लिख लें, डाइवोर्सेस टू इज नन। 3 नंबर पर बिहेव, ब्रैकेट में लिखना है, 2 इज नन, NONE, नन। तीसरा है बिहेव, ये ब्रैकेट में लिखे 3 लफ्ज आपने। थर्ड पॉइंट जो आपने नोट करना है इस ड्रामा को पढ़ते वक्त, फार्सिकल, फार्सिकल कहते हैं, फार्सिकल, FARCICAL, जिसे भांड कहते हैं, भांड मजाइया। फार्सिकल, एब्सर्डिटीज, एब्सर्डिटीज बेहुदगियां, एब्सर्डिटीज के स्पेलिंग ABSURDITIES, एब्सर्डिटीज। एब्सर्डिटीज के आगे ब्रैकेट डालकर लिखें, आर्टिफिशियलिटी इज एक्सप्लॉइटेड फॉर आर्टिफिशियलिटी। ओके, स्पेलिंग कुछ भी लिखिए आपने, मैं डिटेल नहीं करूंगा। 4 नंबर पर जा रहा हूं। 4 नंबर जो फोकस करना है, देखना है, ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी, TRAVIAL, ट्रिवियल। कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, ब्रैकेट में लिखें, फूड फॉर सीरियस थॉट, फूड फॉर सीरियस थॉट। Serious thought. Anyone have any question? He can ask me. Have you any question? Writing material clear है? Okay?
Okay. First of all, I'll tell you about the characters. मैं कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा आपको. कैरेक्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे इस ड्रामा के. फिर मैं शुरू से बात शुरू करूंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किस तरह का ड्रामा है, कब लिखा गया, किसने लिखा, ऑथर कैसा था इसका. उसके बाद मैं फिर इस ड्रामा की स्टोरी करूंगा. स्टोरी बताने के बाद फिर हम लास्ट में ये 4 फोकस पॉइंट डिस्कस करेंगे. फोकस करने वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टर है. अब आपने सुनना है. अगर आप चाहें तो जहां पर आपने जैक वर्दिंग लिखा है वहीं पर एरो डालकर छोटे छोटे कोई लफ्ज लिख सकते हैं. ना भी लिखे तो फिर सिर्फ मेमोरी में रखें. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जैक वर्दिंग. जैक वर्दिंग एक अमीर आदमी है, अरिस्टोक्रेटिक है, उसकी अपनी एक स्टेट है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके मामलात हल करता है वो. जैक वर्दिंग एक एलिवेटेड सोसाइटी का मेंबर है. वो अपनी स्टेट पर, अपने घर पर मुख्तलिफ लोगों के मसाइल भी हल करता है. इवन कि आप उसकी इमारत का अंदाज़ा लगाएं कि उसका अपना एक चर्च है अपनी स्टेट पर. चर्च को वो पैसे भी देता है. उसके जो पादरी है उसको भी उसने हायर किया हुआ है. उसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर, जैक वर्दिंग के ऊपर. ओके. जैक वर्दिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी कभी थक भी जाता है. थक जाता है तो वो फिर लंदन भाग जाता है. क्लियर? जैक वर्दिंग. अच्छा. जैक वर्दिंग के पेरेंट्स नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं. बस इस स्टेट के मालिक को, वोल्टन स्टेट के मालिक को ये कहीं से मिला था. ओके. बस आप जैक वर्दिंग के बारे में याद रखेंगे. ही इज अ रिच मैन और इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इसके पेरेंट्स का पता नहीं है. इतनी बात याद रखेंगे. क्वेश्चन है कोई? जिसने इसको जो है वो लुक आफ्टर किया है वो इसको कुछ नहीं लगता. कुछ नहीं लगता कहीं था. से इसको मिला था. ओके. क्लियर है? सेकेंड, सिसिली कार्ड्यू. सिसिली कार्ड्यू ये 18 साल की है. जैक वर्दिंग 35 इयर्स का था. सिसिली कार्ड्यू 18 साल की है. इस स्टेट का जो असल मालिक था उसका नाम कार्ड्यू था, जिसने जैक वर्दिंग को कहीं से पाया था. सिसिली उसकी पोती है. ओके. वॉल्टन स्टेट का, वॉल्टन जो इलाका है, स्टेट का मतलब है छोटा सा इलाका. वॉल्टन स्टेट का असल मालिक कौन था? मैन हेलो, कौन था? कार्डियो. कार्डियो की पोती का नाम क्या है? सिसिली कार्डियो. जैक वर्दिंग सिसिली कार्डियो का अब गार्डियन है. गार्डियन उसका मुहाफिज है, उसका निगरान है. ठीक है जी. क्योंकि कार्डियो जब मरा था तो उसने कहा था ये पोती मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर रहा हूं. इसे तुम कजन समझो, बेटी समझो. ये तुम्हारी कजन भी है और समझो कि तुम्हारी बेटी भी है. तुम इसके निगरान हो. क्लियर जी? थर्ड कैरेक्टर इज इन दिस ड्रामा मिस प्रिज्म. ये तकरीबन 55 इयर्स ओल्ड है. 55 लिख देंगे इसके सामने बस. 55. इस वॉल्टन स्टेट पर ये गवर्नेंस है, आया गवर्नेंस किसकी? सिसिली की. लंदन के जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, अरिस्टोक्रेटिक जो लोग होते हैं, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है
तो वो बच्चे के लिए एक गवर्नेंस हायर करते हैं, एक आया हायर करते हैं जो उनकी स्टेट पर रहती है और वो उसे पढ़ाती लिखाती भी है, गुड मैनर्स भी सिखाती है, मॉरल्स भी सिखाती है, उसे उसकी हर तरह से रहनुमाई करती है, माँ की बजाय गवर्नेंस ड्यूटीज परफॉर्म करती है। क्लियर? तो मिस प्रिज्म कहाँ से आई है ये किसी को पता नहीं है, बस ये यहाँ पर आकर गवर्नेंस लग गई है और सिसिली की इस वक्त ये निगरान भी है, मुहाफिज भी है, उसको गाइड भी करती है, उसको मॉरल भी सिखाती है, जर्मन लेसन भी देती है, जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाती है उसे। क्लियर? बूढ़ी औरत है लेकिन चार्मिंग, बेजवी शक्ल की चार्मिंग लेडी है। अच्छा, एक और कैरेक्टर है यहाँ पर, चेजिबल। चेजिबल, डॉक्टर चेजिबल, ये प्रीस्ट है, पादरी है चर्च में। PRIEST, ये पादरी है। जरा ये रोमांटिक भी है, इवन के बूढ़ा आदमी है, तकरीबन ये भी 55 इयर्स ओल्ड है। तो 55 इयर्स की जो और लेडी यहाँ पर बैठी हुई है प्रिज्म, उससे ज़रा इसका याराना और आश आंख पटक्का चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये आखिर में इनकी शादी भी हो जाती है दोनों की ना, घबराए नहीं। ओके, इनकी शादी भी हो जाती है। ओके, क्लियर है? ओके, जैक वर्दिंग 35 इयर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है और स्टेट का एक अरिस्टोक्रेटिक मैन है। ओके, सिसिली कार्डियो ये यहाँ पर वार्ड है, यानी कि निगरानी में है जैक वर्दिंग की। मिस प्रिज्म गवर्नेंस है, डॉक्टर चेजिबल ये यहाँ पर प्रीस्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं दूसरी साइड पर, लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में कौन सा घर हमने सिलेक्ट किया है? लंदन का एक पोश एरिया है, फेमस रिच एरिया है, और वो है हाफ मून स्ट्रीट। वहाँ पर एक घर है, अच्छा खासा बड़ा घर है, और यहाँ पर पहला कैरेक्टर है एल्जर्नन। एल्जर्नन ये नियर अबाउट 23 इयर्स का है, या 22 का है, या 24 का है, 23 लिख लें। बहुत खिलंडरा है, बड़ा बदतमीज है। ठीक है बहुत अमीर। क्लियर? अच्छा, एल्जर्नन ऐसी सी बातें करता है कि जिसको सुनकर आप कहते हैं यार कितनी बदतमीजी वाली बात कर रहा है, लेकिन वो बात होती ठीक है। रोला ये है, उसकी बातें ठीक होती हैं चाहे कितनी भी वो बेहुदा करे। क्लियर? एल्जर्नन यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर है, वो है ग्वेंडोलिन। ग्वेंडोलिन 22 इयर्स की है। ग्वेंडोलिन लड़की है 22 इयर्स की, और वो एल्जर्नन की कजन है। ग्वेंडोलिन सुपरफिशियलिटी को शो करती है, आर्टिफिशियलिटी को शो करती है। आर्टिफिशियल उसका बिहेवियर होते हैं मोस्टली। वैसे तो यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके बिहेवियर्स आर्टिफिशियल हैं। 3 लेडी ब्रैकनेल, बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर, और अरिस्टोक्रेटिक है, और शोखी सी है, और कल्चर और रख रखाव का बड़ा ख्याल करती है। और ये ग्वेंडोलिन की मदर है। समवट इसमें ऐसे लगता है जैसे विलन का कैरेक्टर भी अदा कर रही हो। लेडी ब्रैकनेल ग्वेंडोलिन की मदर है, तो एल्जर्नन की क्या लगी? खाला, आंट लगी ना। ठीक है, तो ये एल्जर्नन की आंट है और ग्वेंडोलिन की मदर है, लेडी ब्रैकनेल, और एरिस्टोक्रेटिक लेडी है। क्लियर मैन? ओके, थर्ड कैरेक्टर है, याद नहीं भी रखेंगे। फोर्थ कैरेक्टर याद नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। 50 इयर्स का है, लेन इसका नाम है, लेन, LANE, लेन। ये मुलाजिम है।
इस घर का मुलाजिम है जहां एल्जर्नन रहता है। क्लियर? नाउ यू हैव 5 मिनट्स, यू कैन रिवाइज ऑल दीज कैरेक्टर्स। आप इन कैरेक्टर्स को रिवाइज करें, मैं आपसे कैरेक्टर्स पूछूंगा, अगर आपने मुझे ठीक बताया तो देन मैं आपको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा। ओके, मिस्टर नवाज, हु वाज जैक वर्दिंग? Jack Burden is an aristocratic person. He having a church. ही हैज अ स्टेट, Yes, sir. He has a stage. और उसके पेरेंट्स का पता नहीं। Yes, sir. ओके, दैट्स वेरी राइट। ओके, बताएंगे कार्डियो कौन था? कार्डियो कार्डियो वार्डन का जो वार्डन का जो था वार्डन स्टेट का सरबराह था। अच्छा, सिसिली कौन है आप बताएं? कार्डियो की पोती है। पोती है। ओके, आप बताइए कि सिसिली का और जैक वर्दिंग का क्या ताल्लुक है? कि जैक वर्दन उसका गार्डियन भी है, यानी कि जब उसके दादा की डेथ होती है उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि ये तुम्हारा, अब तुम इसके गार्डियन हो, ये तुम्हारी बेटी भी और कजन भी। अच्छा, अब हम इसको किस तरह बोलेंगे? हम कहेंगे सिसिली जैक वर्दिंग की वार्ड है। वार्ड, WARD, वार्ड। वार्ड का मतलब है कि उसकी निगरानी में है। ओके ओके, आप बताइए बेटा, मिस प्रिज्म कौन है? गवर्नर जो सिसिली है वो उसको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाती है और उसकी देखभाल भी करती है। वेरी गुड। बताइए प्रिज्म का किसके साथ माशका है? चेजिबल के साथ है उसका। ओके, हु इज एल्जर्नन? एल्जर्निया लंदन में रहता है, वो बदतमीज इंसान है, पर बातें हमेशा सही करता है, सही करता है। बातें सही करता है और वो कहती है बदतमीज इंसान है। अच्छा जी, ये बदतमीज इंसान हो गया, है इंसान लेकिन है बदतमीज। इसके नाम में से ठीक रख दिया आपने, बदतमीज इंसान। ओके जी, हु इज ग्वेंडोलिन? आप बताएंगे। सर मैंने जस्ट 22 डेज की एज लिखी है। अच्छा ओके जी, ग्वेंडोलिन के बारे में बताएं। ग्वेंडोलिन एक 22 साल की लड़की है और लेडी ब्रैकनल की बेटी। शाबाश। ओके, लेडी ब्रैकनल के बारे में बताएं। लेडी ग्वेंडोलिन की माँ है और एल्जर्निया की आंट भी है। ओके, दैट्स वेरी राइट। विलन भी है। ओके, दैट्स वेरी राइट। नाउ कल्चरल वुमन भी है। ओके, दैट्स वेरी राइट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। टाइटल की पहले बात करते हैं। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस माइंड। ओके, क्या अहमियत है एक संजीदा आदमी बनने की? अर्नेस्ट बनने की क्या अहमियत है? आप अर्नेस्ट, ओके, सीरियस माइंड। सीरियस माइंड इंसान बनने की क्या अहमियत है, ये हमारा टॉपिक है। दिस इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड को आप जानते हैं, पहले आपने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, हैप्पी प्रिंस। इसने बहुत सारे फिक्शन लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जैसे हैप्पी प्रिंस है। हैप्पी प्रिंस इज अ फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। हैप्पी प्रिंस लिखी ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड ने ड्रामाज लिखे, ऑस्कर वाइल्ड ने एसेज लिखे हैं। ओके, ही इज अ टॉल मैन, दरमियान में से वो पफ निकालता था अपनी। ही बोर्न इन डुबलिन। डुबलिन आयरलैंड के अंदर है, आयरलैंड के अंदर डुबलिन है। तो उस वक्त आपको पता है क्वीन विक्टोरिया का पीरियड था। क्वीन विक्टोरिया, ये क्वीन विक्टोरिया वाज आल्सो द क्वीन विक्टोरिया की मेरे ख्याल में उस वक्त इंग्लैंड पर हुकूमत थी। मे बी देयर वाज सम इन्फ्लुएंस ऑन आयरलैंड टू। आयरलैंड के ऊपर भी उसका कोई इन्फ्लुएंस था। ऑस्कर वाइल्ड के फादर एक डॉक्टर थे और वो बहुत फेमस डॉक्टर था, वर्ल्ड में फेमस डॉक्टर था यूँ समझिए। और वाइल्ड यानी कि ऑस्कर वाइल्ड का फादर पूरी दुनिया में, ये लिखने की बातें नहीं है, बस ये सुनने की बातें हैं। ओके, ऑस्कर वाइल्ड के फादर जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर थे एज अ डॉक्टर और अपने पूरे इलाके में बदनाम थे इस बात से कि वो बहुत ही मैले कुचैले रहते थे। ठीक है, सारे उसकी मैले कुचैले रहने के अनक्लीननेस की वजह से सारे उसे स्टायर करते थे, तंज भी करते थे। और वैसे भी इसका फादर जो था काफ़ी नटोरियस था क्योंकि उसके बड़े लव अफेयर्स थे।
आय हाय बेशुमार, ओके, नटोरियस पर्सन था। ऑस्कर वाइल्ड भी नटोरियस पर्सन था, खिलंडरा था, और इसके बड़े सीक्रेट अफेयर्स और सीक्रेट मामला बड़े अजीबोगरीब किस्म के थे। ये सोसाइटी का लिटिल बिट रेबल करैक्टर है, सोसाइटी के मॉरल्स को वो नहीं मानता, वो उसको वायोलेट भी करता है और कहता है कि नए सेट ऑफ मॉरल्स ये हैं, वो बताता है, जो सोसाइटी को देख कर वो बताता है। खैर इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड का एक और भाई भी है, ऑस्कर वाइल्ड की एक सिस्टर भी थी जो बचपन में जिसकी डेथ हो गई थी। ये सारी ऐसे फजूल सी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ओके। अच्छा, पहले ये प्ले जब लिखा गया, ये ड्रामा जब लिखा गया, ये 4 एक्ट्स में था, 4 एक्ट्स में, यानी कि 4 किस्तों में था। एक्ट का मतलब किस्त होता है, 4 एक्ट्स में था। बाद में फिर प्रोड्यूसर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा, जब थिएटर पर इसे लाए इस ड्रामा को, उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें इसको 3 एक्ट में कर दें। फिर उसने 3 एक्ट में कर दिया और कुछ कैरेक्टर भी उसने रिड्यूस कर दिए, कुछ इवेंट्स भी रिड्यूस कर दिए ऑस्कर वाइल्ड ने। 3 एक्ट्स में जब ड्रामा चलाया गया तो वो जेम्स थिएटर था जहाँ पर ये ड्रामे को चलाया गया था, और वहाँ पर इस ड्रामे को बहुत सक्सेस मिली, और ना सिर्फ ऑडियंस बहुत खुश हुए बल्कि क्रिटिक भी बहुत खुश हुए। और ये शख्स अब इसने कामयाबी गेन कर ली, जिसके पीछे ये काफ़ी अरसे से था कि मेरा भी कोई नाम हो, तो लोग बहुत ज़्यादा इसके पीछे आ गए। लोगों ने इसे कहा कि डू मोर, हमें मज़ीद ड्रामाज लिख कर दो, हमें प्लेज लिख कर दो। और ऑस्कर वाइल्ड के ब्रेन में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्लॉट्स थे, लेकिन हुआ क्या, 2 दिन गुजरे थे अभी ड्रामे को चले हुए और मशहूर हुए कि लोग इसके पीछे थे कि जनाब के जहन से एकदम से सारे के सारे आइडियाज और सारे के सारे प्लॉट ही गुम हो गए। और फिर जाकर इसको पुलिस ने पकड़ लिया 4-5वें दिन होमोसेक्सुअलिटी के केस में, किसी लड़के के साथ आई लव यू कर रहा था, तो उनने पकड़कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया ऑस्कर वाइल्ड को। क्लियर है जी? ओके, दिस वाज द स्टोरी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। अब हम ऑस्कर वाइल्ड की ये स्टोरी पढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह करूं, व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट इज पोएट्री। अगर हम कहें व्हाट इज पोएट्री तो हम कहेंगे रिदम ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक रिदम को बयान की जाता है। व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ। लाइफ की इमिटेशन होती है, नकल होती है। मैं यहाँ से गया एक ऑफिस में वहाँ पर क्लर्क बैठा हुआ है जो पैसे उधार मांग रहा है। उसके बाद मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि उसे पैसे इसलिए ज़रूरत हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी करनी है। और मैंने ये मामला देखने के बाद आया और मैं एज अ ड्रामाटिस्ट ड्रामा लिखता हूँ कि जुल्फ़कार इज़ अ क्लर्क और उसे पैसों की ज़रूरत है और उसे पैसे नहीं मिले और इस चीज़ का उसे दुख है कि उसने 24 साल सर्विस गवर्नमेंट की और उसके बाद इतने पैसे भी नहीं हुए कि अपनी पहली बेटी की शादी कर सके। वो पैसे मांगता फिर रहा है, इस दुख से रात को मर गया। ठीक है, मैंने ये ड्रामा जब लिखा तो ये ड्रामे में सामने पहले मैंने किसी कैरेक्टर को देखा था, कोई जिंदगी देखी थी, कोई चीज़ देखकर उसकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इमिटेट किया, नकल की उसकी जिंदगी की, और फिर उसको कोई रंग दे दिया, उसका कोई इख्तिताम दे दिया। तो ड्रामा इज द इमिटेशन, पैरोडी नहीं, इमिटेशन ऑफ लाइफ। ड्रामा 2 तरह का होता है, एक होती है ट्रेजेडी और दूसरी होती है कॉमेडी। आसान है। ट्रेजेडी ट्रेजिक होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि बंदा मर गया जुल्फ़कार, तो ट्रेजेडी है ये। दूसरी कॉमेडी, जैसा कि सना ने अभी कहा कि लाइफ की पैरोडी कर दी जाए, उसको मज़ाहिया अंदाज में बयान कर दिया जाए। अगर कोई शख्स बेवकूफ़ है तो ड्रामा में उसे इंतहाई बेवकूफ़ बना दिया जाए और उसके इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म के डायलॉग होनो, तो हम कहेंगे ये कॉमेडी है। सर, इमिटेशन जो होती है वो सीरियस नकल को कहते हैं और पैरोडी जो होती है उसमें मजाक आ जाता है। इमिटेशन का मतलब वैसे नकल है, आप उसे पैरोडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरियस नकल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमिक इमिटेशन है। तो जो आज ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? ये कॉमेडी है, ये मज़ाहिया ड्रामा है। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछना उन्होंने
कि बताइए कि कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होती है, क्या, ये नहीं पूछना। ये कॉमेडी ड्रामा है, मज़ाहिया ड्रामा है। तो अब सर मेरा बताने का मकसद ये था कि पढ़े लिखे अंदाज में हम इसे टर्म दे सकें। हम बजाय इसे ड्रामा कहने के, प्ले कहने के, कभी कभी हम इसे कॉमेडी भी कहें, हमें पता हो कि ये कॉमेडी है। ओके, बिकॉज यू आर द डॉक्टर्स ऑफ दीज ड्रामाज। आप इन ड्रामाज के, आप मूवीज के, आप सॉन्ग्स के डॉक्टर्स हैं। तो आपकी सारी जिंदगी इस चीज के साथ है। आप सोसाइटी के डॉक्टर हैं, सोसाइटी के मॉरल्स के डॉक्टर्स हैं, और आप वो डॉक्टर हैं जो फ्यूचर बताते हैं सोसाइटी का, ना कि वो डॉक्टर हैं जो माजी बताते हैं। और ये एक इंतहाई दुख की बात है, यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फ्यूचर का डिपार्टमेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो होना चाहिए ना। हिस्ट्री को छान छान के हमने क्या करना है। सेंसेस हैं 2 + 2 4, जो चीजें सामने हैं उसे जमा करें, सेंस क्रिएट करें और पेशेंट को ही करें कि आगे क्या होने वाला है। हिस्ट्री में इकबाल ने बड़ा अच्छा काम किया था, ऐसा 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 हुआ था, वो पीरियड नहीं है, खत्म हो गया है, नया सिनेरियो है। हमें ये बताया जाए कि आगे उसी कंट्री जिससे हम अलग हुए थे, हमने दोस्ताना उसके साथ माहौल रखना है या नहीं रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये बात अलग से थी। हम बात अब कर रहे हैं कि इस स्टोरी, अब नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द प्लॉट ऑफ दिस ड्रामा। जैक वर्दिंग अपनी स्टेट में रहता है और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किस पर? जैक वर्दिंग पर। जैक वर्दिंग की स्टेट कौन सी है? वॉल्टन। वॉल्टन को आप कंट्री भी कह सकते हैं और काउंटी भी कह सकते हैं। काउंटी का मतलब भी कोई एक इलाका, काउंट्री का मतलब होता है देहात, और वॉल्टन उसका नाम है। वॉल्टन स्टेट पर जैक वर्दिंग रहता है। ही इज 35 years old और चेहरे से जरा खलंडरा लगता है, हंसमुख लगता है, थोड़ा सा बेवकूफ लगता है, लेकिन स्टेट पर कपड़े वपड़े पहनकर, हैट शर्ट रख के, टाई वगैरह बांधकर और इंतहाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन का किरदार शो करता है। लेकिन उसके मन में यह है कि यार मुझे भी कोई मजा चाहिए, मैं भी कहीं निकलूं, हर वक्त इनकी मसाइल हल करता रहता हूं। और ये सोचकर वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स या मुलाजमीन को कहता है, देखो यार मैं बड़ा परेशान हूं, बात यह है मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है अर्नेस्ट। क्या नाम है? अर्नेस्ट। इस अर्नेस्ट के स्पेलिंग है ERNEST, अर्नेस्ट। ठीक है, मतलब वही है, संजीदा वाला, संजीदा माइंड वाला, मतलब वही है। मेरा एक भाई है, वो लंदन में, कभी फ्रांस में रहता है, नाम है उसका अर्नेस्ट। जैक वर्दिंग ने क्या कहा? मेरा भाई है, अर्नेस्ट है, फ्रांस में या लंदन में रहता है। वो लंदन में रहता है, आप ये कंसीडर करें, लंदन में रहता है, और बिल्कुल बदतमीज किस्म का है, कोई बात नहीं मानता, उजट है, जाहिल है। मैं उसे समझाता रहता हूं, कभी वो बीमार पड़ा होता है, कभी वो सही होता है, और वो खलंडरा है, और वो एडवेंचरस है, और वो किसी की नहीं मानता, इंतहाई वो बेहुदा किस्म का शख्स है, रेबल है, बदतमीज है। तो मैं उसकी वजह से परेशान हूं, तो मुझे अपने भाई को देखने के लिए लंदन जाना है। क्लियर? स्टेट में सबको बता दिया, सारे कहते हैं हाँ हाँ आप जरूर जाएं, हम दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए। और वहां से रवाना होता है कौन? जैक वर्दिंग। और लंदन में पहुंचता है सीधा क्लब में, लड़कियों के डांस देखता है, डांस करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, घूमता है, फिरता है गलियों के अंदर। ठीक है, और अपने दोस्त को जाकर मिलता है, और लंदन में उसका एक दोस्त रहता है, उसका नाम है एल्जर्नन। ठीक है, एल्जर्नन से जाके मिलता है, खुशगप्पियां लगाता है, मजे करता है। ठीक है, उसका कोई दो भाई नहीं रहता लंदन में। वो खुद किसी को मिला हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तो उसे कैसे बताओ? अच्छा वो बाद में करते हैं बात, अभी कंफ्यूजन ना करें क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन आने वाली है। ओके, अब वो जाता है लंदन के अंदर, और पीछे घर में वॉल्टन कंट्री में क्या बता कर आया है कि मैं मिलने जा रहा हूं, उसका नाम है अर्नेस्ट। और जब यहां आकर
एल्जर्नन से हाथ मिलाता है। एल्जर्नन जो उसका दोस्त है उसे बताता है कि मेरा नाम है अर्नेस्ट। ठीक है, घर में पीछे बता कर आया कि मेरे भाई का नाम है अर्नेस्ट, लंदन में मैं उसे ट्रीट करने के लिए जा रहा हूं। लंदन में पहुंचकर फिर कहता है एल्जर्नन को मेरा नाम अर्नेस्ट है। एल्जर्नन उसे अर्नेस्ट के नाम से जानता है जी। लंदन जब जाता जाता है ना फिर उसका दोस्त बन जाता है यहाँ पर। पता करवाए वहां से तो उनको यही लगे कि उसमें अर्नेस्ट है। वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। पीछे वाले ये सोचते हैं कि अर्नेस्ट से मिलने गया है। अब यहाँ आकर अगर अपने दोस्त को बताएगा एल्जर्नन को कि मेरा नाम जैक वर्दिंग है, तो शायद कभी पता चल जाए पीछे कि यार जैक वर्दिंग तो यहाँ आके मजे उड़ाता है, तो उसने यहाँ पर अपना नाम अर्नेस्ट रख लिया ताकि किसी को पता ही ना चले। ओके, अब एल्जर्नन को यहाँ आकर मिलता है। अब जब ड्रामा में स्टार्ट होता है, एल्जर्नन को आकर मिलता है और एल्जर्नन उससे बातचीत करता है। वो कहता है एल्जर्नन को मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे तुम्हारी कज़न से मोहब्बत है। एल्जर्नन कहता है कि ये मोहब्बत जो है ना, ये तो फजूल सा काम है मोहब्बत, और वैसे भी जो लड़कियां फ्लर्ट करती हैं किसी के साथ वो उससे शादी नहीं करती। तुम मेरी कज़न से फ्लर्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है और तुम्हारी शादी नहीं होगी। वो कहता है मैं इस बात को नहीं मानता। वो कहता है भाई फ़र्क साफ ज़ाहिर है, अदरवाइज इस माशरे के अंदर इतने फ्लर्ट ना होते बल्कि इतनी शादियाँ होती। फ्लर्ट की तादाद ज़्यादा है, शादियों की तादाद कम है। समझो कि औरतें जिसके साथ फ्लर्ट करती हैं उसके साथ शादी नहीं करती। क्लियर? अच्छा, इस तरह की कोई बात हो जाती है। अब एल्जर्नन को ये पता चल जाता है कि ये अब वाकई मोहब्बत करता है मेरी कज़न के साथ और यहाँ पर ये आया है आज उसे प्रपोज करने के लिए। एल्जर्नन उसे कहता है ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये बताओ सिसिली कौन है? एल्जर्नन कहता है अर्नेस्ट को, अर्नेस्ट का असल नाम क्या है? जैक वर्दिंग। कि सिसिली कौन है? जैक वर्दिंग तो हैरान हो जाता है कि सिसिली का इसे कैसे पता चला। वो कहता है कोई भी नहीं सिसिली। कौन है सिसिली? वो कहता है लेन जरा अंदर से ना वो सिगरेट केस लेकर आओ। ये सिगरेट केस है, ठीक है? सिगरेट का डब्बी होती है जिसमें सिगरेट सजा कर रखते हैं, फिर उसमें निकाल निकाल के पीते हैं। ओके, हमारे यहाँ तो डब्बी में ही बस रख लेते हैं। वो अमीर लोग जो होते हैं वो जरा सिगरेट केस में रखते हैं। सिगरेट केस ले आओ। सिगरेट केस जब लेकर आता है तो जैक वर्दिंग कह रहे ओ ये सिगरेट केस तो मेरा है, मैं तो बल्कि अखबार में इसकी न्यूज़ देने वाला था, ये मुझसे गुम हो गया। और ये बड़ी इमोरल बात है किसी की चीज़ रखना, प्राइवेट चीज़ रखना। वो कहता है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ सिसिली के लिखा हुआ है। वो कहता है हाँ इसके अंदर जो लिखा हुआ है सिसिली, सिसिली मेरी आंट है। वो कहता है मैंने पहली बार सुना है कि कोई आंट अपने भांजे को कह रही हो फॉर यू डियर अंकल जैक। तो ये बताओ कि जैक कौन है? और ये तो सिसिली कह रही है कि अंकल जैक। ये कहते हैं भाई जैक मेरा नाम भी है, मेरा नाम ही है, लेकिन वो उधर है मेरी स्टेट में। तो कहते हैं एल्जर्नन कहते हैं आंट चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो वो कभी भी अपने भांजे को अंकल नहीं कहती। चाहे उसका साइज जितना मर्जी छोटा हो आंट का। तो वो उसे सारी कहानी बताता है। वो कहता है भाई सिसिली मेरी वार्ड है, ठीक है, मेरे पास वार्ड है ऐसा, तो वो मेरी स्टेट पर रहती है और वो बहुत प्यारी है सिसिली और 18 ईयर्स ओल्ड है। ओके, और भाई बात यह है मैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाता हूँ तो मैं वहाँ पर उनको कहता हूँ कि मैं अर्नेस्ट से मिलने जा रहा हूँ। और यहाँ आकर फिर मैंने कार्ड छपवा रखे हैं, अपने कार्ड पर मैंने अर्नेस्ट का नाम लिखा है, अपना फ़ोन नंबर लिखा है और मैं आपको कहता हूँ कि मेरा नाम अर्नेस्ट है। मैंने इस तरह डबल रोल अपना बना रखा है। एल्जर्नन बड़ा खुश होता है। वो कहते अच्छा तुम भी मेरे जैसे हो। मैंने बनबरी का एक रोल बना रखा है। मैं जब लंदन की फैशनेबल लाइफ से उकता जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है बनबरी,
मैं बनबरी को मिलने जा रहा हूं, वो बहुत बुरा है, मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं, तो मैं पिंड में निकल जाता हूं। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हुआ, जैक वर्दन लंदन में आया और लंदन में जब भी वो आता है एल्जर्नन के घर ठहरता है और एल्जर्नन को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है, और आज आइडेंटिटी खुल गई है और एल्जर्नन को पता चल गया है कि ये शख्स जो अर्नेस्ट के नाम से यहाँ फेमस है ये जैक वर्दिंग है, और इसकी एक खूबसूरत प्यारी सी वो एक वार्ड भी है, सिसिली भी है। ठीक है, और उसे ये भी पता चलता है कि सिसिली वहाँ स्टेट पर दरवाज़ों के करीब दीवारों के साथ लग कर ठहर रहती है और ख्वाब करके देखती है ऐसे कि जैसे अर्नेस्ट आ रहा है, घोड़े पर सवार है, जंगजू की तरह आ रहा है, उसने बड़े हेलमेट पहने हुए हैं, ज़िरा पहना हुआ है और इंतहाई बेहुदा किस्म का कोई बड़ा फैशनेबल आदमी है, और वो ख्वाब ही ख्वाब में सिसिली जैक वर्दिंग के भाई सपोज्ड अर्नेस्ट से मोहब्बत कर बैठी है। ठीक है ना? बस यही कंफ्यूजन ही है। अब दोबारा करते हैं बात। सिगरेट केस उसका कहाँ से लेकर? वो पिछली दफा छोड़ गया था। हाँ ठीक है। अब एल्जर्नन को ये मालूम पड़ गया कि इस शख्स का नाम असल में जैक वर्दिंग है, इसके साथ एक लड़की इसके स्टेट पर सिसिली है जो बहुत खूबसूरत है, और वो इसके फर्जी भाई अर्नेस्ट से मोहब्बत करती है। फॉलो है? क्लियर है? मुझे लगा काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, अच्छा जी, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, लंदन में जैक वर्दिंग का नाम क्या है? अर्नेस्ट। वॉल्टन स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक जैक वर्दिंग के भाई का नाम क्या है? अच्छा, क्या जैक वर्दिंग का भाई वाकई में है? सिसिली किससे मोहब्बत करती है? कौन से अर्नेस्ट से? सपोज, जो दर हकीकत नहीं है। अच्छा चलो शुक्र है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर जैक वर्दिंग रिक्वेस्ट करता है, कहता है यार तुम मतलब है यहाँ पर ना कोई ऐसा चांस बनाओ कि मैं गॉन्डोलिन को प्रपोज करूं। वो कहता है कि आज ही आना है, अभी आ रही है। कौन? लेडी ब्रैकनेल और उसकी बेटी ग्वेंडोलिन। एल्जर्नन के घर इनवाइटेड है, सैंडविचेस क्यूकम्बर सैंडविचेस बना रहे हैं, तो लेडी ब्रैकनेल के लिए वो इनवाइटेड है, अभी आ जाती है। मैं लेडी ब्रैकनेल को लेकर साइड पर जाऊंगा, तुम पीछे ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर लेना। वो कहता है ठीक है। वो कहता है मुझे मतलब है ग्वेंडोलिन के बगैर मैं रह नहीं सकता, वो बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रेसफुल है ना, वो इतनी अच्छी है। वो कहे ठीक है। लेडी ब्रैकनेल आती है, सैंडविचेस पहले से ही खत्म हो चुके होते हैं, एल्जर्नन खा जाता है, खाने पीने का बेहद शौकीन है। और लेडी ब्रैकनेल को कहता है कि वो कुकम्बर आज मिले ही नहीं है ना, इस वजह से नहीं बने। और लेडी ब्रैकनेल को साइड पर लेकर जाता है, कहता है आओ, तो इस कमरे में पियानो बजाते हैं, वो उसे म्यूजिक पर लेकर जाता है। पीछे ग्वेंडोलिन और जैक वर्दिंग जिसने शो कर रखा है ग्वेंडोलिन को भी कि उसका नाम अर्नेस्ट है। क्लियर है जी? अब जो ही वो दोनों आपस में होते हैं, वो कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता था, यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, और मैं पहले दिन से मुझे महसूस हुआ कि तुम बहुत ही ग्रेसफुल हो। वो इतना कह रहा होता है प्रपोज करने के लिए कि ग्वेंडोलिन उठ के चुम्मियाँ करने लग जाती है उसकी। हाँ, चुम्मियाँ करने लग जाती है, वो पीछे भाग जाता है। वो कहता है ये क्या बात है, वो कहता है बहुत ग्रेसफुल हो, तो वो उसके मुंह को पढ़ने लग जाती है ना। और वो कहती है कि मुझे अर्नेस्ट नाम बहुत अच्छा लगता है, अर्नेस्ट में मिस्ट्री है, अर्नेस्ट के अंदर म्यूजिक है, अर्नेस्ट में समथिंग कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा है, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है वैसे जैक भी नाम अच्छा है। वो कहता नहीं, लेकिन तुम्हें अर्नेस्ट ही नाम, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट
मैं पहले दिन से ही तुमसे मोहब्बत में इसलिए मुब्तला हो गई क्योंकि तुम्हारा नाम अर्नेस्ट था। वो बेचारा देखता है, वो कहता अच्छा मैं तुम्हें प्रपोज कर लूँ। वो कहते हाँ तुम मुझे प्रपोज कर लो आप, ठीक है। वो एक घुटना टेक लेता है और इस तरह बैठ जाता है, आधा बैठ जाता है, और ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, ऐसा कह रहा होता है कि पीछे लेडी ब्रैकनल एकदम आ जाती है। वो कहते ये क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। वो कहती है ग्वेंडोलिन तुम कैरेज में जाके बैठो, यानी कि गाड़ी में, और तुम कल 11 बजे मुझे मेरी स्टेट पर आकर मिलो, मेरे घर में। बस फिर उधर दिखाते हैं कि सिसिली जो है ना इंतज़ार में ठहरी हुई है कि अर्नेस्ट आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब जैक वर्दिंग जो अपना नाम अर्नेस्ट बताता है वो अब लेडी ब्रैकनल के यहाँ जाता है, किस लिए, इंटरव्यू के लिए। उसका इंटरव्यू वहाँ पर होना है कि वो शादी के काबिल है कि नहीं है। वहाँ जब जाता है तो वहाँ पर उसे 3-4 मुलाजिम आगे मिलते हैं, वो उसे लेकर जाते हैं, आगे जाते हैं, एक दरवाज़ा खुलता है, दूसरा दरवाज़ा खुलता है, तीसरा दरवाज़ा खुलता है, 3 दरवाज़ों के अंदर वो जा रहा होता है। मुलाजिम के पीछे पीछे मुलाजिम आगे चला जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है पीछे से, और मुड़ कर देखता है लेडी ब्रैकनल इधर बैठी होती है 2 और औरतों के साथ। इंटरव्यू शुरू होता है। डू यू स्मोक? यस। हाँ, आला किस्म के लोग जो बिजनेस करते हैं वो स्मोक करते हैं, ठीक है ये बात। अच्छा, लेडी ब्रैकनल पूछती है उससे व्हाट इज़ योर एज? 35। शादी के लिए बहुत रीज़नेबल एज है, ठीक है। 2-3 और सवाल करती है और उसे पास करती जाती है। फिर एकदम रुकती है और कहती है कि योर पेरेंट्स? वो कहते हैं मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं है क्या मतलब है? वो कहते हैं मैं दर हकीकत कार्डो को मिला था। मुझे मिला था क्या मतलब? वो कहते कार्डो को मिला था एक बैग के अंदर, बड़ा बैग था, उसके अंदर मिला था, लेदर का बैग था वो। लेदर के बैग में कहाँ से? लंदन से। लंदन किस जगह से? लंदन में वो रेलवे स्टेशन पर एक क्लॉक रूम है, उस क्लॉक रूम में मैं बैग के अंदर एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ था तो उसको मिल गया था कार्डो को, और कार्डो अपने स्टेट पर ले आया। उसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और उसने मरते वक्त मुझे एक वार्ड दी, यानी कि सिसिली मेरे हैंडओवर की, और वो मर गया। अब मैं स्टेट का मालिक हूँ। वो करे जिसके पेरेंट्स का ही पता नहीं है वो मेरी बेटी से कैसे शादी करेगा, मेरी तो अकलौती बेटी है, गेट आउट फ्रॉम देयर। बेइज्जत करके उसे निकाल देती है। ग्वेंडोलिन उसे कहती है, ग्वेंडोलिन आ जाती है क्लब के अंदर जब बहुत परेशान होता है जैक वर्दिन, यानी कि अर्नेस्ट। वो उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें लव लेटर लिखूंगी, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। अब जैक वर्दिन उसे अपना एड्रेस बताता है कि वॉल्टन के अंदर फिला 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 जगह। जब ये बताता है पीछे से एल्जर्नन छुप के अपने कफ के ऊपर वो एड्रेस लिख लेता है सारा, ठीक है। जैक वर्दिन परेशान होता है कि यार, वो कह रहा है सारा काम खराब हो गया है, मेरा लंदन जाना फजूल है, मुझे लंदन दोबारा जाना ही नहीं है। वो बहुत डिसऑर्ड हो जाता है और घर को वापस लौटता है। इससे पहले कि वो घर को रवाना है, कौन? जैक वर्दिन लंदन से घर रवाना है। इससे पहले कि वो घर पहुंचता, एल्जर्नन एक बालून में बैठकर, ठीक है, बड़े बालून होते हैं ना, उसके अंदर बैठकर, पैराशूट टाइप बड़े बैलून में बैठकर वो सामान, अपने वो सामान, साजो सामान लगेज उठाकर वो वहां पहुंच जाता है। किस जगह? वॉल्टन के अंदर। वॉल्टन के अंदर पहुंच जाता है और वहां उतरता है। वहां पर सिसिली देखती है वहां पर कि एक आदमी है गुब्बारे से नीचे उतर रहा है इस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं और वो ऐसे आता है और सीधा सिसिली के पास आता है। सिसिली उसे देखती है, कहता है कि अर्नेस्ट मेरा नाम है। खुद बताता है, कहता है मेरा नाम अर्नेस्ट है। सिसिली के ख्वाबों का शहजादा उसके सामने ठहरा हुआ है विद द नेम ऑफ अर्नेस्ट, और असल में इस शख्स का नाम है एल्जर्नन। सिसिली बहुत खुश है। सिसिली उससे बातें करती है और सिसिली कहती है कि मैं तुम्हें इम्प्रूव करूंगी, मैं तुम्हें बेहतर करूंगी। एल्जर्नन भी कहता है क्या तुम मुझे सुधारोगी नहीं? हाँ हाँ मैं तुम्हें सुधारूंगी। वो पार्क में मिलते जुलते हैं आधे घंटे के लिए कि आधे घंटे बाद वहाँ पर बग्गी आकर ठहरती है और वहाँ से नमूदार होता है जैक वर्दिन। काला लिबास उसने पहना हुआ है, पेंट कोट,
काली टाई उसने लगाई हुई है, हाथ के अंदर उसने ट्रॉफी टाइप की एक कोई चीज उठाई हुई है, जिसके अंदर शायद उसने ये रखा हुआ है कि उसके भाई की डेथ हो गई है और उसमें राख रखी हुई है। ठीक है, अब क्योंकि वो लंदन की सारी कहानी खत्म करना चाहता है, तो लोगों ने देखा, प्रिज्म ने देखा, चेजिबल ने देखा, ये सारे देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि जैक वर्दन इतना उदास। तो प्रीस्ट चेजिबल कहते हैं तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कोई समथिंग बैड इज हैपनिंग, कोई बड़ा हैपनिंग हो गया है। वो कहता है कि हाँ, अर्नेस्ट इज डेड, अर्नेस्ट फ्रांस में मर गया है। वो फ्रांस में था कहीं, वो कहता है। ओह, सारे उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो प्रिज्म कहती है अच्छा हुआ है, ऐसा बदकार शख्स मर ही जाना चाहिए था। उसका ये चेजिबल कहता है मैं उसके लिए दुआ करूंगा। ये बातें हो रही होती हैं और सारे सैड होते हैं और कहता है कि ये मैं उसकी वो राख भी ले आया हूं ना हाथ में। अब ये सीन होता है कि सामने दरख्त के पीछे से सिसिली नमूदार होती है। वो कहती है अंकल जैक भाई से लड़ के आए हो क्या? ठीक है, वो कहती है भाई तो तुम्हारा यहाँ पर है अर्नेस्ट। कहते हैं कहाँ पर? सारे उधर बाग में भाग जाते हैं कि कहाँ है मतलब है अर्नेस्ट। अब जैक वर्दन को भी तजस्सुस हो जाता है भाई अर्नेस्ट कहाँ से आ गया, ये कौन है बंदा। तो जब जाता है तो आगे अलजर्नन पीठ किए बैठा होता है और वो खा रहा होता है माल को। तो उसे पीछे से आवाज़ देती है, वो मुड़ता है ऐसे और सीधा जैक के पास आता है, कहता है बिरादर क्या बात है। वो देखता है उसको अलजर्नन, वो कहता है कि दिल में कहता है कि खबीस तू कहाँ से आ गया। और वो कहता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा होता है जैक, भाई मेरे पास ये जो राख है ये अर्नेस्ट की है और ये शख्स झूठा है। ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि अलजर्नन आगे बढ़कर सिगार पीता हुआ, स्मोकिंग करता हुआ आगे बढ़कर उसका ढकना उठा के वहां पर राख फेंकता है ऐसे, फिर सूटा लेता है। तो वो बड़ा कॉमिक हो जाता है कि वो जिसको मुकद्दस राख समझ रहे थे उसके अंदर उसने आगे सिगरेट का वो फेंक दिया है ना, राख फेंक दिया। बस फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कह रहे तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहते हैं बस मुझे सिसिली से मिलना था, तुम भी तो मेरी कज़न से मिलते हो। बस सिलसिला चलता है ऐसे। अब पॉइंट ये है, ग्वेंडोलिन पीछे बैठी, उसने कहा मैंने तो मिलना है जैक से, और जैक आया भी नहीं। ग्वेंडोलिन वहाँ से रवाना होकर यहाँ स्टेज पर पहुँच जाती है। स्टेज पर पहुँचती है, यहाँ पर कहती है कहाँ है अर्नेस्ट, कहाँ है अर्नेस्ट। सिसिली से मिलती है और सिसिली को कहती है मुझे अर्नेस्ट से मोहब्बत है। सिसिली कहती है अर्नेस्ट मेरा है। ग्वेंडोलिन कहती है अर्नेस्ट मेरा है। अब उनको ये शक पड़ जाता है कि अर्नेस्ट तो एक ही है, तो ये भी उससे मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं, तो वो लड़ती हैं आपस में, तबादला ख्याल होता है। फिर बात खुलती है भाई दो अर्नेस्ट हैं, एक ये वाला है जैक वर्दिंग और उसका अर्नेस्ट वो वाला है। और फिर ये बात खुलती है कि इन दोनों का नाम अर्नेस्ट नहीं है, ये दोनों झूठे हैं। इन दोनों का नाम, इसका नाम जैक वर्दिंग है, उसका नाम अलजर्नन है। और ये दोनों अब कहते हैं भाई अब हम तुम्हारी खातिर हम दोनों जो है ना अपना नाम दोबारा से अर्नेस्ट रखेंगे और हम दोबारा से क्रिश्चियन होंगे। छोटे बच्चों का जब नाम रखा जाता है वहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च में पादरी रखता है और बाकायदा वो कलमात पढ़ के उनके ऊपर मुकद्दस पानी फेंक के वो उसको बैप्टाइज करता है। तो ये छोटे बच्चों के साथ जाकर बैठ जाते हैं दोनों अर्नेस्ट नाम रखने के लिए। तो बड़ा कॉमिक ये सीन होता है। अब पीछे होती है लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल पीछे से रवाना हो जाती है और यहाँ आके पहुंच जाती है और कहती है खबरदार ये शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती ना इसकी इसके साथ। वो कहते ठीक है मेरे अलजर्नन की शादी चलो सिसिली से हो जाए, लेकिन मेरी बेटी ग्वेंडोलिन की शादी जैक वर्दिंग से नहीं हो सकती क्योंकि ये झूठा भी है और ये जैक वर्दिंग है और इसके पेरेंट्स नहीं है। ये एक बहस मुबहसा शुरू हो जाता है कि शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कि इस असना में लेडी ब्रैकनल गौर से जब देखती है तमाम कैरेक्टर्स को तो उसे नजर आती है मिस प्रिज्म। वो कहती है तुम मिस प्रिज्म नहीं हो? वो कहती है हाँ मैं हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं मुझसे गलती होगी। वो कहती है तुम यहाँ कैसे? तुम तो आज से 35 साल पहले आज से तुम हमारे घर से एक बच्चा लेकर गई थी
और बच्चा भी गुम, तुम भी गुम, ये वो बच्चा कहाँ है? तो प्रिज्म बताती है दर हकीकत मैं ना उन दिनों में नावल लिख रही थी, तो मेरे हाथ में नावल भी था, मुसवदा भी था और बच्चा भी था। मैंने बच्चा बैग में रख दिया और नावल जो है वो कॉट में रख दिया, जो बच्चों को वो छोटी गाड़ी होती है, क्या कहते हैं उसे? ट्रैम कहते हैं, प्रैम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? अच्छा, जो भी कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है। अच्छा जी, वो कहती है मैंने मसवदा नावल उसमें रख दिया और बच्चा बैग में, और वो बैग मैंने क्लाक रूम में रख दिया कि मसवदे वाला। तो फिर मैं भूल गई, बाद में मुझे पता नहीं चला कि बच्चा कहाँ गया है। तो मैं फिर जहाँ आके गवर्नेंस लगी, मैं शर्म से आपके घर में आई भी नहीं। तो ये बात खुलती है, वो बच्चा जो मिस प्रिजन ने वहाँ भुलाया था, दरहकीकत वो जैक वर्दिंग होता है। तो जैक वर्दिंग अंदर से जाके बैग ढूंढ के ले आता है। वो कह रहे क्या यही बैग था ब्लैक कलर का? प्रिजन कहती है हाँ यही बैग था। वो कह रहे वो तो मैं हूँ। और पता चलता है कि ये लेडी ब्रैकनल का ये भतीजा है, ठीक है, भतीजा है या भांजा है, अलजर्नन का ये भाई है। तो जब ये बात क्लियर होती है कि ये अलजर्नन का भाई है, तो वो बड़े खुश होते हैं कि भाई ये तो हमारी अपनी फैमिली में से ही पर्सन निकल आया है। तो ये तो वाकई अर्नेस्ट है, संजीदा माइंड का एक बड़े ख़ानदान का आदमी है। और उनका ख़ानदान जब मिल जाता है तो यहाँ पर 3 शादियाँ होती हैं। पहली शादी है जैक वर्दिंग यानी कि अर्नेस्ट की ग्वेंडोलिन के साथ, दूसरी शादी होने जा रही है अलजर्नन की सिसिली के साथ, वो भी अर्नेस्ट है, और फिर तीसरी शादी हो रही है मिस प्रिज्म की डॉक्टर चेजीवेल के साथ। 3 शादियों के साथ ये सिलसिला ख़त्म होता है। आपने इस ड्रामा में देखा, इस ड्रामा का कोई बड़ा एक्शन नहीं है, इस ड्रामा का कोई बड़ा एक्शन नहीं है, बस एक कन्फ्यूजन है नाम की, बस वो याद रखनी है। बस अगर आपको वो याद है ना कन्फ्यूजन वो नाम की, कि अर्नेस्ट कौन है, किस जगह पर वो अर्नेस्ट है, किस जगह पर वो जैक वर्दिंग है, और अलजर्नन कहाँ अलजर्नन है, किस जगह पर अर्नेस्ट है, और उनके पेयर क्या हैं। ये मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है ये पेयरिंग याद करना। तो यही कन्फ्यूजन याद करनी है, तो मतलब ये एक्शन सारा क्लियर हो जाता है आपको ड्रामे का। ओके, जब हम ड्रामा आप स्टार्ट करेंगे, रीड करना शुरू करेंगे, तो हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन हमसे ये रेज किया जाएगा कि रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी है। हमें कोई भी लाइंस दे दी जाएंगी, हमने रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसकी। क्लियर? दूसरा, हमने फोकस टेक्स्ट पढ़ते हुए ये करना है, ये 4 पॉइंट्स हैं और यही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी रेज करती है। हमने अपनी टेक्स्ट के अंदर इन चीज़ों को तलाश करना है, उसको निशान लगाना है, और अगर वो बहुत ही स्ट्राइकिंग एट्रीब्यूटेड होंगी चीज़ें तो उसको उठाकर अपने रजिस्टर पर ले जाना है। ओके, और इन्हीं 4 का हमने फिर क्वेश्चन पूरे तैयार भी करने हैं वो एक्यूट ड्रामा में से। क्लियर? और एक्यूट ड्रामा में मैंने वहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेंजे भी दे दिए हैं, बट वी आर गोइंग टू रीड कंप्लीट टेक्स्ट। आइए बात करते हैं कौन सी चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। पहला पॉइंट है कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स नॉट ऑफ एक्शन। पहली बात यह है कि इसका कोई इम्पॉर्टेंट एक्शन नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है इसके अंदर, कोई मर्डर इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिंपली जो चीज़ें नोट करने की हैं वो कैरेक्टर्स के आपस में डायलॉग्स हैं। खाने पीने पर कैसे डायलॉग करते हैं, कितने विट्टी होते हैं, फनी होते हैं, वल्गर होते हैं, एब्सर्ड होते हैं, एब्सर्डिटीज़ वहाँ से शो होती है, किस तरह के डायलॉग करते हैं। तो ये कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स है। तो ये पहली बार ड्रामा की कॉमेडी की दुनिया में ये चीज़ आई थी कि कॉमेडी ऑफ एक्शन नहीं था बल्कि कॉमेडी ऑफ डायलॉग था,
जिससे आजकल हम अपने ड्रामाज में कहते हैं, हमारे ड्रामाज भी कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स होती है, क्योंकि जुगत होती है। जुगत कहते हैं ना स्टेज ड्रामे जो हमारे आते हैं, पंजाबी ड्रामे आते हैं, स्टेज ड्रामे हम जुगत करते हैं, तो ये भी कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स होती है, ना कि कॉमेडी ऑफ एक्शन होती है। ठीक है, ये रिजम्बलेंस आ गई, ये बात हमें वाज़ेह तौर पर समझ आ गई। अगर अभी भी नहीं आई तो 2-3 इफ्तिखार ठाकुर के आप ड्रामे देख लें। ठीक है, फीका इन अमरीका देखिए, फीका इन अमरीका, बिट रीजनेबल, वो अच्छा है ड्रामा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो फोकस करना है वो है पैराडॉक्सेस एंड एपिग्राम्स। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है ऐसा डायलॉग, पैराडॉक्सेस का मतलब होता है ऐसी बात जो बाज़ाहिर गलत हो लेकिन दर हकीकत ठीक हो और हंसी भी आए। बाज़ाहिर गलत हो लेकिन दर हकीकत ठीक हो और हंसी भी आए। ठीक है, अब आपसे मैं इस ड्रामा का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, एग्जामिनर कहेगा आपसे, पेपर सेटर कहेगा आपसे, ओके राइट डाउन द यूज ऑफ पैराडॉक्सेस इन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ओके, तो पैराडॉक्स का मतलब है वो बात आपने बतानी है जो बात बाज़ाहिर गलत हो, दर हकीकत ठीक हो, हंसी भी आए। ठीक है, हंसी ना आए तो साथ वाले को वैसे गुदगुदी कर लेनी है। ठीक है, एपिग्राम्स, एपिग्राम्स का मतलब होता है वो बात जो मशहूर हो जाए, अच्छी लगे, मजे की बात। एपिग्राम्स मजे की मशहूर बात। लिखे मूसा पढ़े खुदा, अब ये एक बात है ना, एपिग्राम है, मशहूर है, मजे की बात भी है। ठीक है, इस तरह की डायलॉग होती है, मजे मजे। पैराडॉक्स और एपिग्राम की एग्जांपल दे रहा हूं। एल्जर्नन को कहता है कि एल्जर्नन को कहता है जैक, शादियां, मैं शादी करूंगा, शादियां तो जन्नत में बनती हैं। तो आगे से एल्जर्नन जवाब देता है, आई थिंक डिवोर्सेस आर मेड इन हेवन। ठीक है, यानी कि हम अक्सर ये कहते हैं भाई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, यानी कि ये खुशी की बात होती है जोड़े बनना। तो वो कहते हैं कि खुशी की बात जोड़े बनना नहीं होती, खुशी की बात होती है डिवोर्स हो जाना। ठीक है, डिवोर्स होती है तो खुशी की बात होती है, यार जान छूट गए, क्लियर हो गए, दोबारा होश में आ गए। तो क्या डिवोर्सेस आर मेड इन हेवन। अच्छा, अब मशहूर बात है, 2 के अंदर तीसरा जो है वो कबाब में हड्डी है। ठीक है, 2 लोग बैठे हुए हैं, वाइफ एंड हस्बैंड, तीसरा आगे बैठा है तो वो क्या है, ये बात कहते हैं ना, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में 2 मेक्स कंपनी 3 इज नन। एक बार बस सोच, सुनते जाएं अभी ना, वो फिर आ जाएंगे उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, अब ये कहते हैं 3 मेक्स कंपनी 2 इज नन। 3 कहता है जबरदस्त महफिल सजाते हैं, 2 लोग कुछ नहीं होते। यानी कि एक मियाँ हो, एक बीवी हो, तो एक तीसरी होनी चाहिए, तो फिर रंग बनता है। ठीक है, या एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक तीसरा होना चाहिए, फिर रंग बनता है, माहौल बनता है। ठीक है, क्योंकि लड़की है, वाइफ है, तो अपने हस्बैंड को उसके साथ कंपेयर कंट्रास्ट करेगी, झांका ताकि उसके साथ करेगी, उसके साथ अपनी मोहब्बत शो करेगी, दुखी होगी तो उससे जाकर कहेगी, वो सिंपैथी देगा, वो कहेगा, और हस्बैंड भी कोशिश करेगा कि कोई और कंपिटिटर उसके सामने ना आए। तो 3 से रंग बनते हैं, कंपनी बनती है। ठीक है, तकोने काम से। अच्छा, फिर वो कहता है, एल्जर्नन कहता है, अब वो बाज़ाहिर तो बात गलत है, हकीकत में देखा जाए तो वहां की सोसाइटी में ऐसा ही होता है। यहां ऐसा ज्यादातर इसलिए नहीं होता कि इधर अगले बंदूक निकाल लेते हैं 2 नाली।
ठीक है, अगर तीसरा दरमियान में आए तो वहाँ ऐसा चलता है ना सिस्टम। तो बाज़ाहिर तो वहाँ की सोसाइटी में ये बात गलत थी कि 3 मेक्स कंपनी, लेकिन हकीकत में तो यही हो रहा था। तो तीसरा एक डायलॉग वो कहता है, अलजर्नन वो कहता है, द राइट वे ऑफ बिहेविंग विद वेमेन इज टू लव हर। कहते हैं कि राइट तरीका ये है बिहेव करने का औरतों से कि आप वाइफ से मोहब्बत करें, ठीक है, इफ शी इज ब्यूटीफुल, अगर वो खूबसूरत है, एल्स इफ शी इज प्लेन। कहते हैं औरतों से बिहेव करने का एक ही बेहतरीन तरीका है, अगर वो बीवी है और खूबसूरत है तो उससे मोहब्बत कीजिए, अगर खूबसूरत नहीं, वो सादा है, तो फिर किसी और से मोहब्बत कीजिए, ठीक है। वो बेचारी है, सादा है, अल्लाह मियाँ की गाय है, तो फिर वो कहता है किसी और से आप माशका कर लें जी, ठीक है। अच्छा, ये वैसे पैराडॉक्स है, बाज़ाहिर लगता है कि यार ये बात गलत है, क्यों यार, शादी जो लड़की है तो उस जो लड़की शादी होती है उसके हस्बैंड फिर से पता है एक गांव है, वो कहीं और माशका अपना कर लेते हैं, ठीक है। तो सादे बनकर नहीं रहना, आपने बनना भी नहीं, मुझे पता है। अच्छा, ये हमने एपिग्राम्स की और उसकी एग्जांपल दी हैं, ऐसी बहुत सारी और बातें आपकी टेक्स्ट में आने वाली हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फासिकल एब्सर्डिटीज, फास से निकला है। हमने कहा था द बेयर इज आ फास, बेयर जो बीए में पढ़ी थी आपने कहा था वो फास है, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड कॉमेडी है। तो यहां पर फासिकल एब्सर्डिटीज हैं, बहुत ही मजाया बेहुदगियां हैं इसके अंदर। अच्छा, इतनी ज्यादा बेहुदगियां हैं कि हम कहते हैं आर्टिफिशियलिटी इज एक्सप्लॉइटेड फॉर आर्टिफिशियलिटी। ड्रामे के अंदर आर्टिफिशियलिटी शो करने के लिए, ड्रामे के अंदर सोसाइटी की, विक्टोरियन सोसाइटी की, ड्रामे के अंदर कैरेक्टर्स की आर्टिफिशियलिटी शो करने के लिए आर्टिफिशियलिटी को ही एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, उसके साथ ही ज्यादती कर दी गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आर्टिफिशियलिटी के ऊपर भी आर्टिफिशियलिटी खड़ी कर दी गई है। जैसा कि ये आर्टिफिशियलिटी है, कैसे मुमकिन है कि एक औरत बच्चा बैग में रख के भूल जाए और मुसद्दा उसमें डाल दे? आर्टिफिशियलिटी है, माइंड कहीं और सोच रहा है, काम नहीं कर रहा उसका जहन, लेकिन ये आर्टिफिशियलिटी के ऊपर भी आर्टिफिशियलिटी है, ओवर हो गया है कुछ काम, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट हमने जो नोट करना है वो है ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। ये ऑस्कर वाइल्ड ने खुद कहा था अपने इस ड्रामा के बारे में कि ये ट्रिवियल कॉमेडी है, ये एक अदना दर्जे की, छोटे दर्जे की एक मजाहिया कहानी है संजीदा लोगों के लिए। तो हम ये एक बात तो कहते हैं, इसकी दो बातें, एक बात तो हम ये कहते हैं यहाँ पर ट्रिवियल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ऑस्कर वाइल्ड ने, उसने तंजिया इस्तेमाल किया है। यहाँ ट्रिवियल का मतलब है बहुत बड़ी कॉमेडी है संजीदा लोगों के लिए, या फिर संजीदा लोगों का लफ्ज उसने तंजिया इस्तेमाल किया है कि ये जो इंतहाई संजीदा लोग बने फिरते हैं एरिस्टोक्रेटिक, ये उनके लिए एक छोटी सी वो है कि उनकी सारी की सारी एब्सर्डिटीज मैंने रख दी हैं इसके अंदर। या एक और बात हो सकती है कि दिस इज अ फूड फॉर सीरियस थॉट, कि इस ड्रामा को पढ़ के जो संजीदा लोग हैं उनको अपनी एब्सर्डिटीज का अंदाजा हो जाता है कि हम सारे जिस तरह कास्ट सिस्टम पर, पैसा, दौलत, हसब नसब पर यकीन रखते हैं, हम सारे के सारे ऐसे आर्टिफिशियल और झूठे लोग हैं। ओके, दिस वाज द होल ड्रामा which we have discussed. Now you open your book. टेक्स्ट खोलें बेटा, देखें कहाँ पर टेक्स्ट है आपकी बुक में। अकॉर्डिंग टू माई बुक, ये एन गेम की पुरानी सी किताब है 116। आपकी बुक में
क्या है जी? पेज नंबर, टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट तलाश करें। पेज नंबर 60 पे है। टेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की टेक्स्ट है। मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर है 116। सायरा आपकी बुक का पेज नंबर 60। ओनली 60। कोई और बुक है किसी के पास? क्लियर है जी? ओके। ड्रामे के डायलॉग देखिए। सीन क्या है पहले पहले ये देखना है। फर्स्ट एक्ट है, पहला एक्ट, पहली किस्त। सीन, मॉर्निंग रूम इन एल्जर्नन्स फ्लैट इन हाफ मून स्ट्रीट। इसमें कोई बात जानते हैं आप? हाफ मून स्ट्रीट जानते हैं? कहाँ पर है? लंदन में है। लंदन में हाफ मून स्ट्रीट है, वहाँ पर एक फ्लैट है। फ्लैट किसका है? एल्जर्नन का। और ये किस टाइम क्या है? मॉर्निंग रूम, सुबह के वक्त जिस रूम में बैठते हैं वो रूम है। द रूम इज लग्जरली, और रूम लग्जरली यानी कि बहुत ही आराइश के साथ, एंड आर्टिस्टिकली, और बहुत ही महारत के साथ फर्निश्ड, सजाया गया है। विक्टोरियन पीरियड के अंदर घरों की सजावट पर कमाल तवज्जो थी। पोर्ट्रेट्स, रंग, कलर, घर के अंदर वुडन वर्क और मोटे मोटे वहाँ पर सोफे और बड़ी बड़ी तस्वीरें, पर्दे मोटे मोटे, ये विक्टोरियन एज की खास कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं। द साउंड ऑफ अ पियानो इज हेयर्ड इन द एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग करीबी रूम, करीबी रूम से पियानो की आवाज़ सुनी जाती है। लेन इज अरेंजिंग आफ्टरनून टी ऑन द टेबल। टेबल पर दोपहर की टी को अरेंज किया गया है, एंड आफ्टर, अरेंज कर रहा है। एंड आफ्टर द म्यूजिक हैज सीज्ड, और जब म्यूजिक बंद हुआ है, एल्जर्नन इंटर्स, एल्जर्नन अंदर दाखिल होता है रूम में। एल्जर्नन का घर है, तो लेन जो मुलाजिम है वो चाय तैयार कर रहा है, और अंदर से जो म्यूजिक की आवाज़ आ रही है वो म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है? एल्जर्नन। और ये म्यूजिक इंतहाई बेहुदा तरीके से प्ले कर रहा है। एल्जर्नन अंदर आता है। Did you hear what I was playing, लेन? लेन, क्या तुमने सुना है कि मैं कैसे प्ले कर रहा था? लेन, I did not think it polite to listen, sir. मेरा नहीं ख्याल कि ये सुनने के लिए कोई शाइस्ता म्यूजिक थी। एल्जर्नन, I'm sorry for that, for your sake. मुझे बस दुख है, अफसोस है तुम्हारे लिए सारी। I don't play accurately. मैंने सही सही नहीं बजाया। Anyone can play accurately. कोई भी सही सही बजा सकता है। But I play with wonderful expression. मैं तो हैरान कुरुन तासुरात के साथ, एक्सप्रेशन के साथ बजा रहा था। As far as the piano is concerned, जहाँ तक पियानो का ताल्लुक है, sentiment is my forte. बस जज्बात जो हैं ये मेरी मजबूती हैं। फोर्ट मेरे अंदर का मजबूती जज्बात है। बस मैं जज्बात के साथ बजाता हूँ। यानी कि पियानो को बेढंगा टी पा पा टी 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 पा पा इस तरह बजाता है। वो कह रहे ये जज्बात के नहीं, जज्बात भी ऐसे आ रहे होते हैं। ठीक है। आई कीप साइलेंस फॉर लाइफ, आई कीप साइंस फॉर लाइफ। मैं जिंदगी के बारे में साइंटिफिक नजरियात रखता हूँ। यस सर। एल्जर्नन, एंड स्पीकिंग ऑफ साइंस ऑफ लाइफ, हैव यू गॉट द क्यूकम्बर? क्यूकम्बर, इसे आप कुकम्बर नहीं कहते, इसे कहते हैं क्यूकम्बर। क्यूकम्बर सैंडविचेस कट फॉर लेडी ब्रैकनल। क्या तुम लेडी ब्रैकनल के लिए क्यूकम्बर सैंडविचेस तैयार कर चुके हो? डिश है। लेन, यस सर। हैंड्स देम ऑन अ सिल्वर, और वो एक प्लेट पर रखकर एल्जर्नन को पेश करता है। एल्जर्नन इंस्पेक्ट्स देम, उनको देखता है। टेक्स टू, 2 सैंडविच उठाता है, एंड सिट्स डाउन ऑन द सोफा, और सोफा पर बैठ जाता है। ओह बाय द वे लेन, आई सी फ्रॉम योर बुक दैट ऑन थर्सडे नाइट
मैंने तुम्हारे हिसाब किताब की किताब में से देखा है कि थर्सडे की रात को व्हेन लॉर्ड शोरमैन एंड मिस्टर वर्दिंग वर डाइनिंग विद मी, जब शोरमैन और जैक वर्दिंग मेरे साथ खाना खा रहे थे, 8 bottles of champagne are entered as being consumed. घर में 8 बोतलें आई थी शैंपेन शराब की और सारे की सारी खत्म हो गई। लेन, यस सर, 8 bottles and a pint, 8 बोतलें भी खत्म हो गई और बोतलों को भरने वाला पैमाना भी खत्म हो गया या सोडा भी खत्म हो गया, पिंट। ये पेज नहीं क्यों? जब लेन करता गया ओके, एक पेज पर आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट होती है तो सामने वाले पेज पर उसी को सिंपल इंग्लिश करके लिखा जाता है। उससे अगले पेज पर जाएंगे तो आप आगे लेन, यस सर, 8 bottles and a pint, 8 bottles भी खत्म हो गई और सोडा वोडा भी खत्म हो गया। पिंट कहते हैं मेजरमेंट को भी कहते हैं, सोडे को भी कहते हैं। Algernon, why is it that at a bachelor's establishment the servants invariably drink? ऐसा क्यों होता है? बैचलर के घर में, बैचलर की एस्टेब्लिशमेंट पार्टी में, यानी कि जो कुंवारे लोग होते हैं उनकी पार्टी में सर्वेंट्स इनवेरिएबली ड्रिंक, बेशुमार शराब पीते हैं। द शैंपियन पीते हैं। आई आस्क merely फॉर इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। अब ये पता चल गया हमें कि ये एक्स्ट्राविगेंट किस्म का कैरेक्टर है, बैचलर है, जिसके घर में बेशुमार शैंपेन महंगी तरीन शराब होती है, पता ही नहीं है, और सर्वेंट बैठे सारा दिन शराब पीते रहते हैं। ठीक है, शैंपियन। और कहते मैंने वैसे पूछा है, ये बताओ ये जो कुंवारा आदमी होता है उसके घर में जब शराब आती है तो उसके सर्वेंट इनवेरिएबली इतना ज्यादा क्यों शराब पीते हैं? मैंने वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर पूछा है। आगे उसे लेन कहता है, आई एट्रीब्यूटेड टू द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द वाइन सर। सर मेरे ख्याल में वाइन की क्वालिटी तो बहुत कमाल होती है शैंपियन की। I have often observed that in married households the champagne is rarely of a first-rate brand. कि मैंने अक्सर ये नोट किया है, शादीशुदा घरों के अंदर शैंपेन अक्सर तौर पर घटिया किस्म की आती है। बहुत कम, रेयरली बहुत कम ऐसा होता है फर्स्ट रेट की, आला दर्जे की शैंपेन मिले। ये बात क्लियर हो गई। बैचलर के घर में शराब बेहताज से आती है, यानी कि उसके हाथ में खुला खर्चा और बेहतरीन चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। जो शादीशुदा होते हैं वो बेचारे कभी भी अच्छी शराब भी नहीं पी सकते। ये बात मकसद था। लेन, एल्जर्नन, गुड हेवंस, ओ खुदाया, इज मैरिज सो डिमोरलाइजिंग एज दैट? क्या शराब इंसान को इतना ही गैर इखलाकी बना देती है? नहीं सॉरी, क्या शादी इंसान को इतना ही गैर इखलाकी बना देती है कि इंसान जो है अपने सर्वेंट्स को अच्छी शराब भी नहीं पिला सकता? शादी बड़ी बुरी चीज़ है कि इतना डिमोरलाइजिंग बना देती है इंसान को, अखलाक के तौर पर इंसान ऐसा। वैसे ये बात पैराडॉक्स है। शादी से पहले जब कुंवारा होता है, यार ये मेरा दोस्त है, यार ये लो यार, खाना खाओ यार, फिलहाल करो यार, ये करो ये करो। शादी जब हो गई है, बच्चों की, बीवी की, घर के खर्चात पूरे करने में उनके लिए सोच रहा होता है। कोई दोस्त कहता है यार आज आज उसे खाना खाना है, और नहीं भाई नहीं, असी घर का खाना खाने तो कहते हैं शादी इंसान को इतना डिमोरलाइजिंग बना देती है। लेकिन आई बिलीव इट इज़ वेरी प्लीजेंट स्टेट सर। मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशगवार किस्म की कैफियत है जनाब। आई हैव हैड वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इट माई सेल्फ। मुझे खुद एक छोटा सा तजर्बा है अप टू द प्रेजेंट, इस वक्त तक। आई हैव ओनली बीन मैरिड वंस। मैं बस एक दफ़ा ही शादीशुदा हुआ हूँ। दैट वॉज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन माई सेल्फ एंड यंग पर्सन। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे और एक नौजवान लेडी के दरमियान। इसका मतलब ये है कि शादियाँ जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं होती। हम क्या कहते हैं? शादी
भाई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग हो गई जी, शादी होनी चाहिए। अब वो कहते शादियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं। मैं चाहती हूँ कि मर्द की खिदमत करनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ऐसे रहना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि उनकी अम्मी अब्बू सबसे सुप्रीम होते हैं, उन्हें पैदा उनकी खिदमत करें, ऐसा। लड़की ये कह, लड़के मैं कहता हूँ कि बीवी की केयर करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। दर हकीकत दोनों ही ऐसे नहीं होते। बोथ आर सम पोर्ट्रेटिंग समथिंग। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब दोनों को शदीद होती है कि यार ये बंदा ठीक व्यूज रखता है और कहते ये भी ठीक रखता है, तो वो शादी कर लेते हैं। मैरिजेस आर द आउटकम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो ये पैराडॉक्स है। वो कहता है कि हाँ मुझे एक बार तजर्बा हुआ है शादी का, बड़ी दिलचस्प बात है, और मेरी शादी हो गई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अलजन्ना, शादी में वैसे मेरा ख्याल ये है कि शादी वाली जिंदगी में एक बंदे को बेवकूफ़ होना चाहिए, दो में से। दोनों बेवकूफ़ हो तो फिर तो लहरा बहरा फिर तो लहरा बहरा, मौजे ही मौजे हैं। फिर लैंग्वेजली लेजी मूड में, आई डोंट नो दैट आई एम मच इंटरेस्टेड इन योर फैमिली लाइफ लेन, मैं तुम्हारी फैमिली लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नो सर, इट इज़ नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये मेरी ज़िंदगी या मैरिज ये कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं। आई नेवर थिंक ऑफ इट माई सेल्फ, मैं तो खुद कभी मैंने नहीं सोचा शादी के बारे में। वेरी नेचुरल, आई एम श्योर, हकीकत बात है। दैट विल डू लेन, तुम अब ख़त्म करो ये सब कुछ। विल डू, तुम अब ख़त्म करोगे ये सब कुछ। थैंक यू, चले जाओ। थैंक यू, थैंक यू सर। लेन गोज आउट, लेन चले जाता है। एल्जेनन, लेन्स व्यूज ऑन मैरिज सीम समवट लैक्स, ढीले। लेन के शादी के बारे में व्यूज जरा ढीले हैं। रियली, इफ द लोअर ऑर्डर्स डोंट सेट अस अ गुड एग्जाम्पल, अगर छोटे दर्जे के लोग हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल पैदा नहीं करेंगे तो व्हाट ऑन अर्थ इज द यूज ऑफ देम, तो फिर इनका क्या फायदा है। अमीर आदमी कहते हैं, वो कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं ये हमारे लिए मॉरल बनाते हैं, हमारा काम नहीं मॉरल बनाना। तो मॉरल कौन बनाता है? गरीब। हमसायों के हकूक का ख्याल करें, कौन बनाएगा? अमीर आदमी बनाएगा। अमीर तो कहते हैं हमसायों को डिस्टर्ब ना करें, वो तो कहेगा हमसायों को डिस्टर्ब ना करें, बैल देकर आओ जी हम आपको गोश्त देने आए हैं। तेरा खाना खराब हो, मैं चंगा बोला अपने भाई ने गल कर जैसे अमेरिका, तू आगे बच बैल दे देती, आओ जी गोश्त, क्या करें गोश्त को, हमारे घर नहीं है। अजीब ही लोगों को यार, मखमल से सर पर सवार होते, आओ जी गोश्त खा लो, ये कहेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो गरीब लोग मॉरल हमेशा बनाते हैं, मॉरल बनाना गरीबों का काम है। अब ये बाज़ाहिर अक्सर मुझे कहते हैं यार ये तो पढ़े लिखे आला दर्जे के नवाज शरीफ टाइप लोग होते हैं, इनको सही मॉरल बनाने चाहिए हम लोगों के लिए। हम ये कहते हैं, दर हकीकत मॉरल तो बनाता ही गरीब है। तो वही बात कह रहे हैं कि यार ये अगर गरीब लोग, छोटे दर्जे के लोग भी मॉरल नहीं बनाएंगे तो इनका इस दुनिया में और क्या फ़ायदा है। एक ही तो काम करते हैं ये गरीब लोग, मॉरल बनाते हैं। बाज़ाहिर गलत बात है, दर हकीकत सही बात है। They seem as a class to have absolutely no sense of moral responsibility. मुझे तो लगता है ये ऐसी एक क्लास है ये गरीब लोगों की जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। इनकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, तो मॉरल ये कह रहे शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अब मिस्टर कह रहे इनको शादी के बारे में कोई मॉरल बनाना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करे। नाइस ऑफ यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल होगा इंटर लेन, और लेन क्या कहेगा हम कल देखेंगे। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। माय फ़ोन नंबर इज़ 0333 4655 305।